हेलो दोस्तों, हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मध्यकालीन भारत पर। तो देखिए, मध्यकालीन भारत में आपकी दिल्ली सल्तनत आती है। तो दिल्ली सल्तनत से पहले दो कैरेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक मोहम्मद गजनवी और दूसरा मोहम्मद गोरी। तो इन तीनों पर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, चलते शुरू करते हैं। पहला जो भारत पर पहला अरबों का जो आक्रमण किया था, अरब आक्रमण, वो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था और उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। आगे आता है मोहम्मद गजनवी। तो मोहम्मद गजनवी 997 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा और उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। गजनवी का पहला आक्रमण वे हिंद के शासक जयपाल के विरुद्ध था और 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर अटैक किया था। कब किया था? सोमनाथ पर 1025 ईस्वी में। मोहम्मद गजनवी का जो अंतिम आक्रमण था भारत में, वो मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के जाटों के विरुद्ध था। मोहम्मद गजनवी के दरबारी जो विद्वान थे वो कौन कौन थे? अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फारूकी। अलबरूनी काफी फेमस है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इसने एक किताब की रचना की थी, किताब उल हिंद तथा तहकीक ए हिंद। तो ये काफी बार क्वेश्चन बन जाता है एसएससी में, यहाँ से एसएससी रेलवे के अंदर, कि किताब उल हिंद की रचना किसने की? अलबरूनी ने। और तहकीक ए हिंद की रचना भी किसने की? अलबरूनी ने। फिर आता है मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी ने भारत पर अटैक 1175 में मुल्तान में किया। फिर चालुक्य शासक भीमद्वितीय ने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को परास्त किया और 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने भी तराइन के पहले युद्ध में हरा दिया था। लेकिन मोहम्मद गोरी 1192 ईस्वी के तराइन के द्वितीय युद्ध में जीत जाता है और इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। तराइन के दूसरा जो युद्ध है वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई। और तराइन के दूसरे युद्ध के बाद ही भारत में तुर्क सत्ता स्थापित हो गई। फिर आता है चंदावर का युद्ध। तो चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को हराया और ये चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में। फिर 1206 ईस्वी में खोखरे ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। मोहम्मद गोरी की हत्या किसने की? खोखरे ने। और मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर माता लक्ष्मी की आकृति मिलती थी। ये काफी बार क्वेश्चन आ जाता है, किसकी आकृति मिलती थी? माता लक्ष्मी की। फिर आगे आता है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, एक एक करके हम इन सभी को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो टाइम पीरियड है वो रहा है तुगलकों का। सबसे ज्यादा लंबा जो टाइम पीरियड है वो तुगलकों ने यहाँ पर राज किया है। और सबसे कम टाइम पीरियड किसका रहा है? खिलजियों का। सबसे कम टाइम पीरियड किसका रहा है? सबसे कम समय तक राज किसने किया दिल्ली सल्तनत में? खिलजी वंश ने, 1290 से 1320। तो देखिए, गुलाम वंश को हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, मोहम्मद गोरी का दास था और इसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसमें ऐबक का अर्थ काफी बार पूछा जाता है। तो ऐबक का अर्थ क्या है? चंद्रमा का देवता। ये ऐबक का अर्थ होता है। फिर आगे आता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में अपनी जो गुलाम वंश है उसकी यहाँ पर नींव रखी। ये सुल्तान कब बना कुतुबुद्दीन ऐबक? 1206 में। और लाहौर इसकी राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुब मीनार की नींव देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक रखेगा, फिर कुतुब मीनार को इल्तुतमिश भी बनवाएगा और फिर कुतुब मीनार को कौन बनवाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। तो यानी कि 3 लोग कुतुब मीनार से जुड़े हुए हैं। और कुतुब मीनार की जो नींव है वो यानी कि किसकी याद में बनवाया गया था?
ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार को बनाया गया था। फिर आगे आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया। देखिए, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये क्या है? स्कूल है, इमारत है, मस्जिद है, मंदिर है, क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। ठीक है, क्या है? एक मस्जिद। फिर आगे आता है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, पील बख्श और कुरान खा भी कहते थे। लाख बख्श क्यों? क्योंकि ये लाखों का दान करता था। पील बख्श क्यों? क्योंकि ये हाथियों का भी दान करता था। और कुरान का क्यों? क्योंकि इसे कुरान का पाठ जो है वो याद था। फिर आता है कि ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया। कहाँ पर दफनाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक को? लाहौर में। आगे आता है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश का टाइम पीरियड है 1210 से 1236 ईस्वी। इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का यानी कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर यह बैठा और इसने आराम शाह यानी कि जो तत्कालीन आसीन लाहौर की गद्दी पर कौन बैठा था? आराम शाह बैठा था। उसको इल्तुतमिश ने परास्त किया और इल्तुतमिश स्वयं राज करने लगा। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का क्या कहते हैं? वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की और यह खलीफा से मान्यता प्राप्त सुल्तान था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से संवैधानिक जो स्वीकृति है वो प्राप्त की थी। फिर आगे आता है कि इल्तुतमिश ने चालीसा यानी कि तुर्क सरदारों का एक दल है, चालीसा, तुर्कान है, चहलगानी कहते हैं इसे। इसका निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। और इसी चालीसा को कौन समाप्त कर देगा? बलबन। इल्तुतमिश ने चालीसा की शुरुआत की और बलबन इस चालीसा को खत्म कर देगा। फिर आगे आता है कि इल्तुतमिश ने 1231 से 32 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया। कुतुब मीनार बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और पूरा किसने करवाया? पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। फिर इसमें टूट फूट हो जाती है तो आगे एक और करेक्टर आएगा जो इसे 5वीं मंजिल तक इसे पूरा करेगा, तो उसे हम आगे पढ़ेंगे। फिर आता है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी बनवाई इल्तुतमिश ने और इल्तुतमिश ने चांदी के टंका तथा तांबे के जित्तल नामक सिक्के चलाए। चांदी के टंका और तांबे के जित्तल नामक मुद्राओं का चलन किसने किया? इल्तुतमिश ने। फिर आगे आते हैं इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया और इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान ने रुकनुद्दीन फिरोज को पद से हटाकर गद्दी प्राप्त की थी। यानी कि इल्तुतमिश के बाद जो शासक बना था वो था रुकनुद्दीन फिरोज। तो इसी रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से हटाकर इल्तुतमिश की बेटी जो है रजिया सुल्तान वो दिल्ली सल्तनत में प्रथम मुस्लिम महिला शासिका बनी। फिर आगे आता है कि रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी और इसने याकूत को असुसाला का प्रधान बनाया। उस समय जो असुसाला थी उसका जो प्रधान था वो काफी उच्च अधिकारी माना जाता था। तो असुसाला का प्रधान इसने किसे बनाया? याकूत को। ये क्वेश्चन काफी बार आ जाता है कि याकूत कौन था? असुसाला का प्रधान था रजिया के टाइम में। और अल्तुनिया को भटिंडा का गवर्नर बनाया इसने। फिर ये रजिया सुल्तान अल्तुनिया से विवाह करती है और रजिया सुल्तान की हत्या कहाँ पर कर दी जाती है? कैथल में। कब? 1240 में। ये विवाह करती है अल्तुनिया से, भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया से ये विवाह कर लेती है। तो ये थोड़ा फंस गई थी। आगे चलते हैं। रजिया के बाद कमजोर शासक आए बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह तथा नसीरुद्दीन महमूद।
ये एक कमजोर शासकों का राज चला दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश में, और इन सभी से जो सत्ता थी वो नहीं संभली। तो फिर आता है बलबन। बलबन ने अपने हाथों में सत्ता हथिया ली, और बलबन काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस सल्तनत का, तो देखिए पढ़ते हैं इसे। बलबन 1266 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, और इसने अपने विद्रोहियों की समाप्ति के लिए लौ एवं रक्त की नीति अपनाई, तथा चालीसा यानी कि तुर्कान चहलगानी को समाप्त किया। इस चालीसा की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने, और इसे खत्म कौन करता है? बलबन। फिर बलबन ने नियाबत ए खुदाई तथा जिले इलाही की उपाधि ग्रहण की। बलबन ने पारसी एक त्योहार है, यानी कि पारसी नववर्ष को कहते हैं नौरोज, ये बनाना शुरू किया। और बलबन ने दरबार में सिजदा एवं पागोस प्रथाएं शुरू की। सिजदा एवं पागोस प्रथाओं की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने। फिर आता है बलबन ने एक विभाग बनाया, दीवाने आरिज। दीवाने आरिज विभाग किसने बनवाया? बलबन ने। और बंगाल में बलबन के विरुद्ध एक विद्रोह हुआ था, वो किया था बुगरा खान। बुगरा खान ने बंगाल में जो विरोध किया था वो बलबन के टाइम पीरियड के अंदर किया था। फिर आगे आता है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक दिल्ली पर शासन किया, 1290 से 1330 ईस्वी तक ये इसका टाइम पीरियड रहा। लगभग 30 सालों तक इसने राज किया। तो अब आता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की, और इसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया। सुल्तान कैकुबाद ने जलालुद्दीन को क्या शाहिस्ता खान की उपाधि दी? किसकी उपाधि दी थी? सुल्तान कैकुबाद ने शाहिस्ता खान की उपाधि दी थी जलालुद्दीन को। फिर आता है अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। तो अलाउद्दीन फिरोज खिलजी 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देना और स्थायी सेना की शुरुआत की। इसमें अलाउद्दीन जो खिलजी है, इसने घोड़ों को दागना, सैनिकों का हुलिया लिखना, ये प्रथाएं आरंभ की। साथ ही इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को कठोरता से लागू किया। फिर आता है कि जो इसमें इसके बाजार में मान लो कोई जितना कटौती करता था सामान में, फिर अगर वो पकड़ा जाता तो उसे अपने शरीर का उतना ही हिस्सा काट कर भरपाई करनी पड़ती थी। तो इससे क्या हुआ कि बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है उसमें काला बाजारी काफी हद तक खत्म हो गई थी। आगे आता है अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत की विजय के लिए मलिक काफूर को भेजा था। किसे भेजा था दक्षिण भारत की विजय के लिए? अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जमायत खान मस्जिद, अलाही दरवाजा, सीरी का किला तथा हजार सितून महल का निर्माण किया गया। इसने सिकंदर शाहनी यानी कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की, तथा जब जाबता यानी कि भूमि की पैमाइश के आधार पर यह लगान का निर्धारण करता था। फिर आता है राजस्व प्रणाली में सुधार हेतु दीवाने मुस्तखराज विभाग की इसने स्थापना की। दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब होती है? 1360 ईस्वी में। अब आगे देखिए 1316 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन की मृत्यु होती है। आगे आता है मुबारक शाह खिलजी। तो यह दिल्ली का सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया, यानी कि स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? मुबारक शाह खिलजी। इसने खिलाफत
उल्लाह अल इमाम की उपाधि धारण की। फिर इसी के साथ खिलजी वंश समाप्त हो जाता है और आता है तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज्यादा जो टाइम पीरियड तक राज करेगा वो करेगा तुगलक वंश, 1320 से 1413 ईस्वी तक। तो इसका पहला कैरेक्टर है गयासुद्दीन तुगलक। 1320 ईस्वी में खुसरो खान को पराजित कर गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और गयासुद्दीन तुगलक सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला पहला सुल्तान शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद नामक शहर को स्थापित किया। फिर सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से गयासुद्दीन तुगलक का विवाद हुआ था और ये सूफी संत बंगाल अभियान से लौटते समय निजामुद्दीन औलिया को उसके दिल्ली पहुंचने से पहले दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया था, परंतु वो दिल्ली पहुंचा ही नहीं। और इस दौरान निजामुद्दीन औलिया ने एक जवाब दिया था, हुनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी कि दिल्ली अभी दूर है। गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु है वो 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जोन्ना खान द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबने से हुई। फिर ये आगे जोन्ना खान मोहम्मद बिन तुगलक नाम से राज करेगा। ठीक है, तो गयासुद्दीन के बाद जोन्ना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और इसका नाम क्या रखा इसने, दौलताबाद। जो ये MBT है इसकी किस्मत बड़ी खराब थी भाई, ये जितने भी काम करेगा इस सभी में ये फेल हो जाएगा। तो पढ़ते हैं एक एक करके इसके सभी कामों को। तो देखिए पहला आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 2 बार जो चित्र कर वृद्धि का आदेश दिया, यानी कि एक यहाँ पर आएगा दोवाब क्षेत्र में, इसने दोवाब क्षेत्र में कर वृद्धि का आदेश दिया था। दोवाब क्षेत्र, दोवाब क्षेत्र में, दोवाब क्षेत्र क्या है, ये जो गंगा यमुना के किनारे का काफी उपजाऊ भूमि क्षेत्र है और यहाँ पर फसल काफी अच्छी होती थी। लेकिन जब इसने यहाँ पर कर वृद्धि का आदेश दिया था तो उस समय प्लेग फैल गया यहाँ पर और इस वजह से इसे अपना जो आदेश है वो वापस लेना पड़ा, यानी कि इसकी किस्मत बहुत खराब थी। फिर आगे आता है कि MBT ने कांस्य तथा पीतल की सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन किया जिनका मूल्य चांदी के रुपए टंका के बराबर होता था। अब कांसा और पीतल की जो मुद्रा थी उसका मूल्य इसने चांदी के बराबर कर दिया। अब लोग जो है वो पीतल और कांसा घर में ही बना लेते थे और जो मुद्रा थी वो यानी कि फेल हो गई। फिर आगे आता है कि MBT ने कृषि विकास हेतु दीवाने कोही विभाग की स्थापना की और 1333 ईस्वी में मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता भारत आया था MBT के काल में ही। और ये जो इब्न बतूता है मोरक्को का यात्री, ये 8 वर्षों तक काजी बनकर यहाँ पर रहा था। फिर है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में थक्का के निकट गोडाल में हुई। कहां पर हुई, गोडाल के अंदर, 1351 ईस्वी में। इसकी मृत्यु पर इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी ने क्या लिखा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से तथा प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई, क्योंकि ये परेशान हो चुका था ये सुल्तान अपनी जो फेलियर्स थी उनके हिसाब से। लेकिन क्रिएटिव बंदा था, काफी सब कुछ अलग करने की कोशिश की, राजधानी बदली, सांकेतिक मुद्रा लाया, दोवाब क्षेत्र में कर बढ़ाया। फिर आगे आता है फिरोज शाह तुगलक। तो यही फिरोज शाह तुगलक जो है वो निर्माण करवाएगा किसका, देखते हैं अब हम। तो फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना और इसने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया। कितने करों को समाप्त किया इसने, 24 करों को फिरोज शाह तुगलक ने, और केवल 4 इसने टैक्स रखे,
खराज, खमस, जजिया और ज़कात। इसने जो जजिया करा वो ब्राह्मणों पर भी लागू कर दिया था, यानी कि सभी गैर मुस्लिम लोगों पर जजिया कर लगा दिया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर को, फतेहाबाद, फिरोजाबाद जो दिल्ली के अंदर है, जैनपुर, फिरोजपुर जैसे शहरों को स्थापित किया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह ने बिजली गिरने से ध्वस्त कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का भी निर्माण करवाया। और फिरोज शाह ने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा फुतूहत है फिरोज शाही की रचना की। फिरोज शाह की आत्मकथा क्या थी? फुतूहत है फिरोज शाही। इसका दरबारी कवि था बरनी। तारीख है फिरोज शाही नामक पुस्तक की रचना बरनी ने की थी। और तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। तैमूरलंग ने नसीरुद्दीन महमूद के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर अटैक किया। तैमूरलंग ने कब हमला किया था? 1398 ईस्वी में। किसके समय में? नसीरुद्दीन महमूद के समय में। फिर आगे आता है सैयद वंश। तो सैयद वंश का जो टाइम पीरियड था वो रहा 1414 से 1451। सैयद वंश के संस्थापक थे खिर्ज खान। और फिरोज खान के पुत्र मुबारक खान ने शाह की यहाँ पर उपाधि ली। शाह की उपाधि किसने ली? फिरोज खान के पुत्र मुबारक खान ने। और सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था भाई? अलाउद्दीन आलम शाह। आगे आता है लोधी वंश। तो लोधी वंश पानीपत के युद्ध के हिसाब से लोधी वंश जाना जाता है। तो देखिए 1451 से 1526 ईस्वी तक लोधी वंश का टाइम पीरियड रहा। 1526 के बाद में गुलाम साम्राज्य आ जाता है, यानी कि मुगल साम्राज्य का 1526 के बाद में आ जाता है। बाबर मुगल साम्राज्य की नींव रखता है, तो उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब आता है लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था और इसने 1451 से बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के शासन की शुरुआत की। बहलोल शाह गाजी की इसने उपाधि ली थी। बहलोल लोधी की सबसे बड़ी सफलता थी जौनपुर को दोबारा से दिल्ली में शामिल करना। इसने जौनपुर को दोबारा से जीतकर दिल्ली में शामिल कर लिया था। और सिकंदर लोधी को देखिए, तो 1506 ईस्वी से सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। आगरा शहर की स्थापना कब की थी? 1506 ईस्वी में। और सिकंदर लोधी ने गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गुलरुखी। क्वेश्चन ये बनता है कि गुलरुखी नाम से कौन सा शासक कविताएं लिखता था? तो कौन लिखता था? सिकंदर लोधी। और इसने अपनी राजधानी किसे बनाया? आगरा को। आगरा शहर की स्थापना इसने कब की थी? 1506 में। उसने भूमि के माप के लिए गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया। फिर आता है कि सिकंदर लोधी की मृत्यु 1517 में हुई और उसके बाद इब्राहिम लोधी इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। और इब्राहिम लोधी को करते हैं तो बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल सत्ता की स्थापना की। और युद्ध स्थल में वीरगति को यह प्राप्त होने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था। युद्ध के अंदर कौन वीरगति को प्राप्त हुआ था? इब्राहिम लोधी। और इसका मकबरा कहाँ पर है? पानीपत में है। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स को अच्छे से डिटेल वाइज पढ़ाया गया है।